वेरी गुड इवनिंग स्कॉलर्स। चलिए, आज हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं 11th क्लास के ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स होते हैं बैलेंसिंग मेथड से, शेष विधि से, कि किन आइटम्स को कहाँ पर लिखना है, यानी डेबिट में, क्रेडिट में। हालांकि डिटेल्स में आप पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से देख लें कि ट्रायल बैलेंस यानी तलपट में किन आइटम को डेबिट करना है और किन को क्रेडिट करना है। वैसे बेसिक फार्मूला आप समझते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, यानी कि जितने भी व्यय, हानियाँ या संपत्तियाँ होती हैं, उन्हें हम डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तलपट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं किन्हें? व्यय, हानियाँ और संपत्तियों को। और जितने भी इनकम, प्रॉफिट्स और लायबिलिटीज़, यानी कि आय, लाभ और दायित्व होते हैं, उन्हें हम तलपट में क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। और बैलेंस मेथड से ही जनरली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वैसे ट्रायल बैलेंस बनाने के और भी मेथड है। बैलेंस मेथड यानी शेष विधि है, फिर टोटल मेथड है, योग विधि है, फिर टोटल एंड बैलेंस मेथड है, और फिर एलिमिनेशन मेथड है। जिनका टोटल इक्वलेंट होते हैं, बराबर होते हैं योग, उनको आप अलग कर दो, बाकी को आप टोटल मेथड से आप सॉल्व कर दो। तो देखा जाए तो बाकी मेथड जो है, बाकी जो दो मेथड है वो मेथड की ही मेथड है, इसलिए जनरली उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब बचती हैं आपके पास में बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। तो जनरली बैलेंस मेथड से ही ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाया जाता है। कुछ आइटम्स हम लेते हैं एक बार फिर। किन्हें डेबिट में लिखना है? जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स होंगे उन्हें डेबिट में, जितने भी इनकम, प्रॉफिट्स और लायबिलिटीज़ होंगे उन्हें हम क्रेडिट में लिखते हैं। वेरी सिंपल। चलिए देखिए, आइटम है कैपिटल, कैपिटल पूंजी क्रेडिट में जाएगा। फिर सेल्स, सेल्स में गुड्स गोज आउट, बाहर जाती है, और जाने पर हम क्रेडिट करते हैं, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स को। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट में ही रहेगी ये। नेक्स्ट है परचेसेस, परचेस क्रय किया और माल आया, आने पर डेबिट करते हैं तो डेबिट में होगा। मशीन डेबिट में जाएगी। फिर क्योंकि एसेट्स है, हाँ संपत्ति, इसलिए वो डेबिट में जाएगी। फिर उसके बाद में ड्राइंग से, पर्सनल अकाउंट है, आप एंट्री करते हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, आहरण लेखा डेबिट रोकड़ लेखा से या क्रय लेखा से। तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट, तो डेबिट में ही जाएगी ये, है ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेप्टर्स यानी देनदार, संपत्ति है, देनदार वैसे भी डेबिट ही होगा। रिटर्न्स आउटवर्ड, हमने जो गुड्स परचेस किया वो वार्ड के बाहर भेज दिया, तो बाहर भेजा तो गोज आउट है, जाने पर हम क्रेडिट करते हैं। रिटर्न्स इनवार्ड होता यदि, तो हमारे वार्ड के अंदर आता, तो ये सेल्स रिटर्न कहलाती है। रिटर्न्स इनवार्ड, वार्ड के अंदर आता, आने पर हम डेबिट करते, तो डेबिट कर देते उसको। तो रिटर्न्स इनवार्ड को डेबिट और रिटर्न्स आउटवर्ड को क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से यदि मान लीजिए हो आपके एक्सपेंसेस के नाम से हो कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, तो कैरेज इनवार्ड कब लगता है? आगत गाड़ी भाड़ा व्यय, है ना, जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो वो एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट। कैरेज आउटवार्ड जब आपके रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स में यानी अर्धनिर्मित माल में, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में यानी पूर्ण निर्मित माल में बदल गया, तो इसे हम मार्केट में भेजेंगे ना, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो ये कहलाएगा आपका कैरेज आउटवर्ड। तो ये जा रहा है, ये कंडीशन नहीं लगेगी यहाँ पर, ये भी व्यय है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो इससे ये व्यय है, इसलिए ये भी डेबिट होगा। तो कैरेज, कार्टेज या फ्रेट इनवार्ड हो तो भी डेबिट में, आउटवार्ड हो तो भी डेबिट में। लेकिन पर रिटर्न्स इनवार्ड होगा तो डेबिट होगा, रिटर्न्स आउटवार्ड होगा तो क्रेडिट होगा। ये बात आप नोट कर लें, जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको कॉपी पे नोट भी करना है, ठीक है। और सब प्रैक्टिस का खेल है, बाकी उसका फार्मूला बेसिक आपको समझ में आ ही रहा है कि जितने भी व्यय, हानि और संपत्तियां होंगी उन्हें हम डेबिट में, जितने भी आय, लाभ और दायित्व होंगे उन्हें हम क्रेडिट में लिखेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक है गुड्स से, डेबिट में आएगा। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के साथ में क्या होगा? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक प्रकार का देखा जाए तो जादुई आइटम है। वो कैसे कि आप पहले बाकी सारे आइटम लिख लीजिए
और यदि मान लीजिए, लेकिन बाकी सब आइटम सही भी जगह फिट होने चाहिए। ऐसा जादुई आइटम नहीं है कि इसको फिट किया और बाकी सब एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन बाकी सारे आइटम फिट कर लीजिए, यदि टोटल इक्विवेलेंट बराबर आ जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट के नाम पर बाहर लिखते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो है यदि मान लीजिए नहीं है तो फिर टोटल नहीं आ रहा तो आप उसको डेबिट में एसेट्स मानते हुए संपत्ति अनसोल्ड गुड्स है, क्योंकि तो बिना बिका हुआ माल है, एक दिन के लिए वो संपत्ति है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, उसको संपत्ति मानते हुए क्लोजिंग स्टॉक को फिर डेबिट में अंदर लिख लें। लेकिन पहले बिना क्लोजिंग स्टॉक को लिखकर आप टोटल करने की कोशिश करें, और कोशिश में आप कामयाब हो जाते हैं, टोटल इक्विवेलेंट आ जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम बाहर लिखते हैं, एडजस्टमेंट में तलपट के बाहर लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे। और यदि मान लीजिए नहीं आ रहा टोटल तो आप उस क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में लिखिए और फिर टोटल कीजिए। यदि बाकी सारे आइटम आपने सही फिट किए हैं तो नो डाउट आपका टोटल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए फिर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट हमने दिया है, व्यय है, डेबिट ही होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट ही होगा, डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक व्यय, ये व्यय है, डेबिट ही होगा, क्योंकि व्यय हो चाहे अप्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो डेबिट ही होते हैं, ठीक है। फिर और आइटम देख लें हम। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल संपत्ति है तो डेबिट होगी, बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। बिल्स रिसीवेबल को अकाउंट्स रिसीवेबल या नोट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, जबकि बिल्स पेबल को अकाउंट्स पेबल या नोट्स पेबल भी कहते हैं। यदि सिर्फ रिसीवेबल भी लिखा हो तो ये मानेंगे वो बिल्स रिसीवेबल जस्ट लाइक डेटर्स देनदार की तरह है तो डेबिट में ही लिखेंगे, और पेबल लिखा है तो लाइबिलिटी है, यानी वो बिल्स पेबल है तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेटर्स की तरह हैं तो वो डेबिट में, क्रेडिटर्स की तरह हैं तो क्रेडिट में। अच्छा, डेटर्स या डेप्टर्स को बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं, तो बुक डेप्ट्स का मतलब होता है देनदार डेबिट में आएगा। बैड डेप्ट्स यानी अशुद्ध ऋण होता है, शब्दों में फर्क है थोड़ा सा। बुक डेप्ट्स यानी देनदार डेबिट में आएगा, बैड डेप्ट्स अशुद्ध ऋण हानि है, ये भी डेबिट में ही आएगी। तो बुक डेप्ट्स हो या बैड डेप्ट्स हो डेबिट में ही आएंगे। फिर बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक आप जानते हैं बैंक से ज़्यादा पैसे जब एग्रीमेंट के थ्रू आप ज़्यादा पैसे निकाल लेते तो वो लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें बैंक को वापस करना है, हमारे बिजनेस को वो पैसे वापस लौटाने होंगे बैंक को, और विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है ये, है ना। तो ये लाइबिलिटी है तो नो डाउट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट ही होगा। बिल्डिंग संपत्ति है, भवन संपत्ति है, असेट्स है, डेबिट में होगी। फिर और भी आइटम है, बैड डेब्ट्स आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर संपत्ति है, डेबिट में जाएगी। और वेजेस, वेजेस क्या है, मजदूरी है, डेबिट में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कैपिटल, तो क्रेडिट होता ही आपको पता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, व्यय हैं, डेबिट में जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको बताया जा चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में लिखा जाता है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है, फार्मूला होता है कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट या बेचे गए माल की लागत भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में लिख लिया है तो फिर आपको क्या करना है, जो प्लस वाले आइटम है जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने प्रत्यक्ष व्यय, इन्हें नहीं लिखेंगे, ठीक है, इन्हें नहीं लिखेंगे यदि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर लिया है तो। और क्या लिखेंगे, जिन्हें हमने माइनस किया है ना वो तो ज़रूर जाएंगे, जहाँ उनकी स्थिति जैसे क्लोजिंग स्टॉक है या तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। परचेज रिटर्न है वो हमने माइनस किया है, तो परचेज रिटर्न जो है इससे क्या हो रहा है, गुड्स खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, जाने पर हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट में लिख देंगे। तो एक बार फिर से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो आपको वो डेबिट में लिखना है, लेकिन साथ में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय भी दिए तो फिर उन्हें नहीं लिखना है, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिख चुके हैं। लेकिन परचेज रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, उन्हें तो आप लिखेंगे ही, भले आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख चुके हैं। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले में आपने इन्हें माइनस किया, यानी उधर से अलग कर दिया,
तो भैया वहाँ से अलग कर दिया तो जहाँ इनकी जगह वहाँ तो लिखो, लेकिन जो प्लस कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, तो जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की उसके अंतर्गत वो शामिल कर लिए गए हैं, तो फिर अलग से इन्हें डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखेंगे। आरएस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, सक्सेना सर की बुक में और कुमावत सर की बुक, दोनों बुक में एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, बाकी सब बनेगा आपसे। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स है, स्थायी संपत्ति है, तो नो डाउट आपका संपत्ति है तो डेबिट में ही आएगी। ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग मेथड से जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस या तलपट बनाना आना चाहिए। ठीक है, व्यापारिक व्यय हो चुका, बट्टा दिया तो डेबिट, मिला तो क्रेडिट, कमीशन दिया तो डेबिट, ठीक है, और मिला तो क्रेडिट। ठीक है, इनकम प्रॉफिट एक्सपेंसेस लॉसेस की तरह ड्राइंग से आहरण बता चुके, डेबिट ही होता है। ठीक है, फिर कमीशन प्राप्त ये हो चुका आपका, प्रारंभिक रहतिया, व्यय, बिक्री, लेनदार, अधिविकर्ष हो गया ये सब। यंत्र है आपका संपत्ति है, डेबिट में ही जाएगा। ठीक है, विज्ञापन एक प्रकार का व्यय है, डेबिट में ही जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास जो ये ट्रायल बैलेंस का रिवीजन करा दिया आपको। ट्रायल बैलेंस जो है बढ़िया आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए आपके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।